प्राचार्य महोदय यहाँ पर नहीं हैं, संदीप घटक सर को और IQAC कोऑर्डिनेटर भी रजत सर और महाविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष विजेंद्र अवस्थी सर, वरिष्ठ प्राध्यापक KK श्रीवास्तव सर, मंच पर उपस्थित हमारे साथी शिक्षक गणेश रजक सर और हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े हुए हैं प्रमोद सर, और मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ शिक्षकों का नाम नहीं जानती, उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मेरी छात्राओं। सबसे पहले तो मैं आज मुझे ये अवसर देने के लिए, जैसे कि सर ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे सुना नहीं है, तो मैं विजेंद्र अवस्थी सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूँगी। देखिए, आज हमने विषय रखा हिंदी दशा और दिशा। आज़ादी के इतने साल बाद भी हम यही बात कर रहे हैं लगातार, दशा और दिशा। बताइए क्यों ऐसा है? हिंदी के, आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु की जो पंक्तियाँ अभी बच्ची ने कोट की कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कोश। तो उनका कहना था कि जब तक आप अपनी भाषा, आपकी भाषा की उन्नति में ही हर तरह की उन्नति संभव है, और जब तक आप अपनी भाषा में सहज नहीं है, तब तक आपके हृदय में जितनी तरह की अज्ञानता है, या कह लीजिए कि आपके मन में जितनी तरह की भ्रांतियां हैं, वो समाप्त नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का या केवल बात भर कह देने का माध्यम नहीं है, यह आत्मीयता प्रदर्शन का, भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांटने का, और उसके साथ साथ भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न धर्म और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हों, वहाँ ये एक दूसरे की संस्कृति को समझने का भी जरिया है। कहने का मतलब है कि ये सोचने की बात है कि अगर 1918 के सम्मेलन में महात्मा गांधी कहते हैं कि हिंदी जन भाषा है, यानी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, इसलिए उसे राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, तो इसके पीछे उनका आग्रह सही था। पर मैं इस बात की बिल्कुल आग्रही नहीं हूँ कि भारत में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं और सभी भाषाओं का अपना महत्व है, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में कहें तो हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। बावजूद इसके, मतलब राष्ट्रभाषा की पदवी उसे दिलाने की कोशिश, जो जद्दोजहद है, वो कर सकते हैं। हालांकि ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा के लिए कोई किसी तरह की अवधारणा है ही नहीं। ये अभी कुछ समय पहले एक राज्य के उच्च न्यायालय ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसी कोई पदवी भारत में संभव नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा है ही नहीं। इसके बावजूद हम इसे राष्ट्रभाषा न भी कहें तो तथ्यात्मक रूप से हम जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को एक लंबी बहस के बाद, है ना, 12 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच जो लगातार बहस हुई और अंत में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने पर सहमति कायम हुई। मैं कुछ बातें तथ्यात्मक रूप से कहूँगी, क्योंकि अधिकतर बातें सर आप लोगों को बता चुके हैं बहुत विस्तार से। देखिए, जब हम कहते हैं कि हिंदी को खतरा है, हम बिल्कुल सही बात नहीं कहते। हमें आंकड़ों को पढ़ना चाहिए, हमें तथ्यों को देखना चाहिए। 1991 की जो जनगणना, यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा सा तथ्य देख रही थी हिंदी को लेकर, तो 1991 की जो जनगणना हुई थी, उसमें हिंदी बोलने वालों, मतलब प्रथम भाषा के रूप में, यानी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या उस समय हमारे देश की जनसंख्या तकरीबन 83 करोड़ थी, और उसमें से हिंदी बोलने वाले 32 करोड़ लोग थे। यानी तकरीबन 39% लोग हिंदी भाषा, मतलब प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोल रहे थे। तो बताइए खतरा कहाँ है? ये 1991 की बात है। अब आप सीधे अगर आ जाएं 2011 की जो अंतिम जनगणना हुई है, उसमें हमारे देश की जनसंख्या हो जाती है 121 करोड़, और उसमें हिंदी बोलने वालों की संख्या कितने प्रतिशत है? 43.6%।
यानी तकरीबन 52 से 53 करोड़ लोग हिंदी बोल रहे हैं। तो बताइए खतरा कैसे हुआ। दूसरे नंबर पर आती है भाषा हमारी बांग्ला, जिसे बोलने वाले लोग कितने 9%। कहाँ 43.6% हिंदी भाषी लोग, मतलब प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में, और कहाँ उसके तुरंत बाद जो भाषा आती है वो बांग्ला 9% है। और तीसरे नंबर पर आती थी तमिल, और अब मराठी है इस वक्त, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि खतरे वाली कोई बात कम से कम जब हम भारत में हैं, हमें तथ्यात्मक अध्ययन की ज़रूरत है। मुझे हिंदी छात्र छात्राओं से थोड़ी ये शिकायत है कि वो पढ़ते कम हैं, तो थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कि तथ्यात्मक रूप से हमें थोड़ा सा सजग होना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि वैश्विक स्तर पर, है ना, वैश्विक स्तर पर हिंदी की क्या स्थिति है, तो आज जब हम इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्वीकरण के युग में जी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हिंदी की स्थिति काफ़ी सकारात्मक है। देखिए, किसी भाषा को विश्व भाषा बनने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें होना चाहिए कुछ जो बिंदु हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे वो व्यापक जनसंपर्क की भाषा हो, या उसमें प्रशासनिक और तकनीकी काम हो सकते हों, वो व्यापक जन समुदाय को, वैश्विक स्तर पर जन समुदाय को जोड़ सके। इसके साथ साथ जितने भी तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, वैश्विक स्तर पर, उनके प्रति वो सजग कर सके, यानी हम समझ सके उस भाषा के जरिए वैश्विक स्तर पर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, है ना। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो हिंदी पूरी तरह से सक्षम भाषा है। हिंदी में ये सारे ही गुण मौजूद हैं। देखिए, विश्व में तो ये तीसरे नंबर पर है ही भाषा, जैसे कि सर ने भी बताया, अंग्रेजी और मैंडारिन के बाद तीसरे नंबर पर। अब यदि हम कहें कि चलिए भारत में तो इसको कोई खतरा नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अपना स्थान बनाने में ये कहीं ना कहीं थोड़ा कमतर हो सकती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, विश्व में भी तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा है, यानी जब भारत में भाषा का सर्वेक्षण होता है ना, तो वो 31 भाषाओं का होता है, लेकिन जब वैश्विक स्तर पर होता है तो उसमें कम से कम 7115 भाषाएँ हैं। अब आप बताइए कि 7115 भाषाओं में से आप तीसरे नंबर पर हैं, मतलब तकरीबन 57% जो है तीसरे नंबर पर आने के कारण हिंदी बोली जा रही है। तो फिर खतरा कैसे है? मतलब कहने का मतलब है कि हमें सजग और सहज होने की ज़रूरत है। और यहीं पे मैं साथ में ये भी बता दूँ कि अंग्रेजी को लेकर जो हमारा है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें संकट, हम बार बार कहते हैं कि संकट है। संकट क्या है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, या फिर हम भी चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे वो अंग्रेजी में ही पढ़ें। तो हमारा विरोध नहीं है अंग्रेजी से। जैसे यदि हम शोध करना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजी सीखनी होगी, हमें भाषाओं के प्रति सहज रवैया अपनाना चाहिए। भाषा को भाषा की तरह देखिए, वो सीखने की चीज़ है। जैसे यदि आप शोध के क्षेत्र में और बहुत व्यापक स्तर पर जाना चाहेंगे तो आपको अंग्रेजी सीखनी होगी, क्योंकि वो उसमें आप ज़्यादा सहज रूप से ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। उतना मैटर है, जिसे हम बोलते हैं सामग्री उपलब्ध है उस भाषा में। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई अन्य भाषा उससे किसी भी तरीके से कमतर है। हाँ, भारत में ये संकट है कि देखिए, यदि कोई तकनीकी पढ़ने जा रहा है ना, इंजीनियरिंग करने जा रहा है, मेडिकल करने जा रहा है, या मैनेजमेंट की पढ़ाई करेगा, तो ये बड़ा संकट रहा है कि उसे तो अंग्रेजी में ही पढ़ना होगा, क्योंकि उसी में चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन इस बारे में भी बताऊं कि अभी कुछ समय पहले जो हमारी नई सरकार है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से कोशिश की गई, और उसमें मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर चिकित्सा, मैनेजमेंट और तकनीकी की पढ़ाई जो है वो हिंदी में हुई है। और उसके बाद उत्तराखंड में भी अभी ये कोशिश जो है वो शुरू की गई है हिंदी भाषा के जरिए पढ़ाने की, और सारा अनुवाद हो चुका है। मतलब अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई कमी नहीं है चीज़ों में, ठीक है। तो संकट इतना नहीं है। हाँ, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भाषा को जानने वाला, अब हमारी ये सोच होती है कि यदि कोई अंग्रेजी फर्राटेदार बोल रहा है या अंग्रेजी में पढ़ रहा है तो बड़ा ज्ञानी है। नहीं, हमें भाषा को सीखने के नज़रिए से देखना चाहिए, यानी भाषा जो है वो ज्ञानार्जन का माध्यम हो, ज्ञानी होने का नहीं, ठीक है। और ये भी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के संदर्भ में यदि बात करें तो
हिंदी राजभाषा तो है ही, और भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विभिन्न धर्म संस्कृतियों के लोग हैं, तो बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली ही जा रही है। इसे राष्ट्रभाषा न भी कहा जाए या ना भी कह पाए तो हम इसे व्यापक जनसंपर्क की भाषा तो कह ही सकते हैं। ये एक संवादधर्मी भाषा है जो विभिन्न धर्म संप्रदायों के लोगों के बीच में बड़े अच्छे ढंग से संवाद कायम करने में सफल रही है। शायद यही वजह थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारतीय भाषाओं के संदर्भ में कि भारतीय भाषाएं यदि नदियां हैं तो हिंदी महानदी है, यानी किसी न किसी रूप में वो अन्य भाषाओं को समृद्ध करती है। अब देखिए, हिंदी जब हम कहते हैं ना, उसका अपना जो स्वरूप है वो बहुत कुछ के समावेश से बना हुआ है। यानी हिंदी को हम 5 वर्गों में, हिंदी की छात्राएं जानते हैं, 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। फिर उन 5 वर्गों के तहत तकरीबन 18 बोलियाँ बोली जाती हैं, है ना। तो यानी विभिन्न प्रांतों में जो हिंदी बोली जा रही है, यानी यदि कोई अवधी बोल रहा है, कोई बुंदेली बोल रहा है, कोई ब्रज बोल रहा है, तो किसी न किसी रूप में वो हिंदी ही बोल रहा है। इस तरीके से हिंदी का जो स्वरूप है वो बहुत व्यापक है। और वैश्विक रूप से हिंदी को बढ़ाने में या उसके प्रचार प्रसार में, जैसे प्रवासी जो भारतीय हैं उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ निकाली हैं, बहुत संस्थान खोले हैं, और वो हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार में बड़ा काम कर रहे हैं, जो वैश्विक स्तर पर यदि देखें। ठीक है, मेरे कहने का मतलब इतना है कि जब 354 अनुच्छेद 354 में यदि ये कहा गया कि हिंदी को संघ इस तरीके से विकसित करेगा कि वो भारत की विभिन्न संस्कृतियों को अभिव्यक्त कर सके और साथ साथ जो अन्य भाषाओं के मुहावरे शब्दावलियाँ हैं उन्हें अपने में समेट कर इस भाषा को समृद्ध बना सके, तो मुझे लगता है इस काम में हिंदी बड़ी सफल हुई है। अब ये तो दशा की बात है कि हम किधर जा रहे हैं, कैसे हैं। एक सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि बहुत से बच्चे जब वो हिंदी लेकर ग्रेजुएशन करने हैं, आप लोगों की तरफ BA करने आते हैं, तो उनके मन में बड़ी शंका रहती है कि हम हिंदी लेके करेंगे क्या। यदि उनसे आप पहली कक्षा में पूछ लें कि आप हिंदी पढ़ के आगे क्या करोगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक उत्तर दे पाते हैं, क्या? शिक्षक, है ना। इसके आगे संभवतः एक तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि हिंदी लेके आप क्या कर पाएंगे, और दूसरा ये भी है कि जागरूकता नहीं है। हाँ, मैंने कहा ना, थोड़ा सा खोजने की, थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी क्योंकि हम छात्राओं से बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये दिशा, हम किस दिशा में जा सकते हैं, वो उनके लिए थोड़ा सा कुछ काम का हो सकता है। तो हिंदी पढ़ के लोग कहते हैं आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आज मोबाइल तो सबके हाथ में है ना, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जिस दौर में आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप ब्लॉगिंग कैसे, आप यदि आपकी लेखन में रुचि, मैं देख रही हूँ बच्चे बड़ा बढ़िया भाषण, बड़ी कविताएँ बोल रहे हैं, तो आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कंटेंट क्रिएट का काम कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, यानी कि जैसे आप यूट्यूबर है ना, अभी यूट्यूब के मैं आंकड़े देख रही थी, वो बताऊँ आप लोगों को, ज़रा रोचक है कि भारत में यूट्यूबर्स जो हैं, देखिए उनकी महीनों की कमाई तो बहुत ज़्यादा है, ये सबको पता है, फॉलोअर्स और ये वो। हिंदी माध्यम के जो यूट्यूबर हैं वो लोग, मुझे लगा कि शायद ये आंकड़ा हिंदी भाषी क्षेत्रों का अलग होता होगा, हिंदीतर क्षेत्रों का अलग होता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो ट्रेंडिंग आप उसका देखेंगे यूट्यूब में ना, मोबाइल आप सबके हाथ में होता है, जब आप वो ट्रेंडिंग में जाएंगे आपको मतलब कम से कम जो उसमें कुछ प्रतिशत दिया है, वो मुझे एकदम याद नहीं है कितना प्रतिशत था, तो ऊपर से लगभग 15-20 ट्रेंडिंग जो होती है वो हिंदी भाषा की है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग राजभाषा अधिकारी, सर हम लोगों से जुड़े हुए हैं, राजभाषा अधिकारी का पद आता है, हिंदी अधिकारी का पद आता है, SSC के चलते, है ना। तो उसके लिए वो मुख्य रूप से उनका काम है हिंदी का प्रचार प्रसार करना, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में या फिर केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थानों में उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक तो आप लोगों ने मुझे बताया ही। इसके अलावा आप कर सकते हैं, जैसे हिंदी को विश्व भर में प्रसारित करने में हिंदी सिनेमा की बड़ी भूमिका रही है ना। और आप लोग तो हिंदी सिनेमा का पेपर पढ़ते हैं या पटकथा लेखन
का पेपर पढ़ते हैं तो आप पटकथा लेखक का काम कर सकते हैं, या फिर गीतकार के रूप में गीत लिख सकते हैं, जिसको लिखने की रुचि हो वो लिखा जा सकता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये कहते हैं कि हमें अंग्रेजी और हिंदी, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के संतुलन की ज़रूरत है वाकई में। मतलब इस देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे कहा कि हिंदी विश्व भर में तीसरे नंबर पर है। इसके बावजूद जब हम आंकड़ों पे जाते हैं तो भारत में, खासतौर से भारत में अंग्रेजी कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? 0.02, यानी लगभग 2,70,000 से ज़्यादा अंग्रेजी प्रथम भाषा वाले, मातृभाषा वाले लोग नहीं हैं। और हिंदी कितने हैं? 43.6%। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि आप भाषाओं के प्रति, जो नई पीढ़ी है उसे भाषाओं के प्रति वो नज़रिया रखने की ज़रूरत है कि हमें सीखना है, हमें वहाँ से ज्ञान अर्जित करना है। तो वो किस तरीके से संभव है, कैसे हो सकता है? और देखिए, इंटरनेट के दौर में ना भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं और सच्चाइयाँ बहुत कम हम लोगों को पता है, क्योंकि हम अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम पढ़ के, देख के समझने की कोशिश कम करते हैं और हम उस सुनी सुनाई बातों को अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने देते हैं। और इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ये काम और बखूबी किया है। तो हमें थोड़ा सा तथ्यपरक होने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो भ्रांतियाँ बनी हुई हैं वो खत्म हो। और इसके साथ साथ हिंदी क्या है कि हिंदी को, जैसे कि श्रीवास्तव सर ने भी कहा कि अन्य भारतीय भाषा के साथ आप हिंदी सीखिए, आप अंग्रेजी सीखिए, आप बांग्ला, संस्कृत, तमिल, तेलुगु जो सीख सकते हैं सारी भाषाएं सीखिए, क्योंकि ये सब आपको किसी न किसी रूप में मदद करेगी। तो अन्य जो हिंदीतर भाषाएं हैं उनके साथ हिंदी को अपनी मैं कहूँगी समझ विकसित करने की ज़रूरत है। एक साझा मंच बनाने की ज़रूरत है जहाँ आदान प्रदान के ज़्यादा अच्छे, सुलभ, सहज अवसर हो सके। और दूसरी तरफ हिंदी साहित्य जो है वो अपने आप में बहुत विपुल है। देखिए, अनुवाद एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ असीम संभावनाएं हैं। लगभग हर क्षेत्र में अनुवाद की ज़रूरत है, चाहे आपको किसी राजभाषा के तौर पर, अधिकारी के तौर पर, हिंदी अधिकारी के तौर पर, एक अनुवादक के तौर पर, अनुवादक की पोस्ट आती है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये सब हिंदी के बच्चे जो हिंदी पढ़ के आगे जा रहे हैं वो इस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं। उनका अपनी भाषा पर और साथ साथ थोड़ा बहुत अंग्रेजी जिसमें वो कुछ अनुवाद कर सके, उन भाषाओं पर भी अधिकार होना चाहिए। तो आज जिस युग में, अब जैसे हमने कहा इंटरनेट के दौर में हिंदी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आज से 10 वर्ष पहले जब हम कुछ टाइप करते थे गूगल पे या उस टाइम पे याहू होता था, yahoo.com, या तो तब हम लोग रोमन लिपि में हिंदी लिखते थे। लेकिन अभी जो है वो देवनागरी लिपि में हम आसानी से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। ऐसे कम से कम 15 सर्च इंजन है जहां आप हिंदी में टाइप करके सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ट्विटर, आप देखिए ट्विटर में तो हिंदी बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। और राजनेता हो या जो लोग आपको किसी भी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, उनका लिखा हुआ आप हिंदी भाषा में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से एक शोध के मुताबिक इंटरनेट की दुनिया में जो 10 भाषाएं विश्व में बहुत प्रचलित हैं, प्रचार में, उनमें हिंदी एक है। तो कहने का मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी की जो स्थिति है वो बहुत सकारात्मक है। हमें भ्रांतियों और अफवाहों से बचने की ज़रूरत है और अध्ययन की ज़रूरत है, सच्चाई और सही आंकड़ों को जानने की ज़रूरत है। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें भी आप देखेंगे कि पूरा रवैया बदल गया है पढ़ाने का। भारतीय भाषाओं में अध्ययन पर बल दिया गया है, इसके साथ साथ मातृभाषा, अब मातृभाषा में जो है वो शिक्षा दी जाएगी, प्राथमिक रूप से जो शिक्षा है। तो हिंदी वैज्ञानिक और तर्कसंगत तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अंग्रेजी से भी बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है और हमें उसके उस वैज्ञानिक तर्कसंगत रूप को समझने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ उसका जो समावेशी रूप है, अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपने में समेट लेने का, उसे सीखने की ज़रूरत है। तो हिंदी में अंत में एक बड़ी अच्छी पंक्तियाँ बोली हैं केदारनाथ सिंह ने भाषा के बारे में। उनकी एक कविता है मातृभाषा, उसमें वो कहते हैं, जैसे चींटियाँ लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास,
वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए, हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में। तो मेरे ख्याल से हम सब वापस अपनी अपनी भाषाओं की ओर लौट रहे हैं, पर हमें भाषाओं के प्रति अधिक सजग, सतर्क और सीखने का रवैया रखना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और पुनः एक बार बहुत बहुत